हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज के करंट अफेयर सीरीज के आज के लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग आज मई मंथ से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इसमें हम दो पार्ट में कवर करने वाले, एक में जो होगा इसमें टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ वन लाइनर जो है करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जैसे कि बीपीएससी पूछती है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पार्ट से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर होगा और बाकी जो नॉर्मल बीपीएससी वन लाइनर फैक्चुअल पूछती है वो भी इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल आज के लेक्चर में 10 टॉपिक ऐसे हैं और बाकी वन लाइनर है, और हम कंप्रिहेंसिव सारे जगह से फैक्ट डेटा कलेक्ट करके लाए हैं ताकि एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल आ सके, और मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारे करंट अफेयर रेडी किया गया है। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिसमें कि हाल ही में हुआ है रोटरडैम एंड बेसल और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है उसका सीओपी हुआ है, तीनों का एक ही साथ। तो बेसल कन्वेंशन कब हुआ था? 1989 में, और रोटरडैम 1998 और स्टॉकहोम 2001। तो अभी जो ये बीआरएस सीओपी या ट्रिपल सीओपी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ हुआ? डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड में हुआ। तो स्विट्जरलैंड में कहाँ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, जिसका थीम था मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। तो ये मतलब क्या था? अदृश्य को दृश्यमान बनाए, रसायन और अपशिष्ट पदार्थों का सुदृढ़ प्रबंधन। तो इसमें ये कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर थीम पूछते तो थीम भी याद रखना है कि अदृश्य को दृश्यमान बनाए, मेक विजिबल द इनविजिबल। और बाकी आगे का वो आप ऑप्शन के थ्रू आप पहचान सकते हैं। मेन है कि इतना एटलीस्ट याद होना चाहिए। और ये थोड़ा आपको शॉर्ट में ये भी याद रखना, बेसल कन्वेंशन किससे, अगर स्टैटिक से हो तो रिलेटेड कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है बीपीएससी। इसके लिए ये पता होना चाहिए, जैसे बेसल कन्वेंशन जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट और मटेरियल से रिलेटेड है। क्या है? खतरनाक अपशिष्ट सामग्री की सीमा पार आवाजाही को ये रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। वहीं रोटरडैम किससे संबंधित है? तो ये रेगुलेट करता है हजार्डियस पेस्टिसाइड और केमिकल को, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों की आवाजाही को रेगुलेट करता है। और स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम डर्टी डॉर्जन भी बोलते हैं, जो कि 12 होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था। ठीक है। और इसके इसमें क्या है कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए था। तो ये आपका ये टॉपिक हुआ। इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ हुआ? तो जेनेवा। और थीम क्या था? तो मेक विजिबल द इनविजिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि है 46th आसियान समिट। तो 40 आसियान समिट अभी 2025 में हुआ, जो कौन सा था अगर नंबर पूछ दे तो वो ये क्या था? 46 था। कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आसियान भी हुआ था और अभी बिम्स्टेक भी हुआ था, ब्रिक्स भी हुआ था, बहुत सारा हुआ। तो इसमें आसियान और बिम्स्टेक में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बिम्स्टेक अभी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, और आसियान कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया। तो मलेशिया जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका याद रखना है कि कुआलालंपुर मलेशिया जो होगा वहीं होगा आसियान का। इसमें टोटल कितने मेंबर है? तो 10 मेंबर है। अभी जो ईस्ट तिमोर है, इसके मेंबरशिप के बारे में बात हुई है, लेकिन स्टिल इसकी अभी सदस्यता मेंबरशिप जो है पेंडिंग है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जाकार्ता है, इंडोनेशिया में। और एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1960 से। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है जो कि याद होना चाहिए, खासकर हेडक्वार्टर तो याद होना ही चाहिए। और इंडिया इसका क्या है? तो डायलॉग पार्टनर है, संवाद भागीदार है। तो ये हुआ। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि कहाँ हुआ था। बीपीएससी पूछ देती है समिट से रिलेटेड, और कौन सा था? तो 46 था। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम लोग मूव करते हैं, जो कि है बिम्स्टेक समिट।
तो जैसे कि अभी बताएं कि बिम्स्टेक कहाँ अभी 2025 का बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ, तो ये हुआ बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। और ये कौन सा नंबर का बिम्स्टेक था, तो ये 6th बिम्स्टेक समिट था जो कि 2025 में हुआ। और इस समिट में बैंकॉक विजन को अडॉप्ट किया गया, एक रेजोल्यूशन या डिक्लेरेशन बोल सकते हैं जो कि था, जिसको कि अडॉप्ट किया गया। फिर इसी समिट में एक बोधि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक, तो ये पूछ सकती है कि बोधि इनिशिएटिव है क्या या कब लॉन्च किया गया। मल्टीपल स्टेटमेंट बनाए तो उसमें ये दे दे कि कहाँ पे हुआ था और लॉन्च किया गया बोधि इनिशिएटिव। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिम्स्टेक में बोधि का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी अपने को याद होना चाहिए, ऐसा बीपीएससी पूछ सकती है। बहुत बार चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ चुका है, तो ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या है कि हमको याद रखना है कि बिम्स्टेक बोधि इनिशिएटिव में बोधि का फुल फॉर्म क्या है, तो बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है, अभी हाल ही में बना था। तो ये इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था। इसमें टोटल 7 मेंबर है। ठीक, 7 मेंबर है। ये टोटल 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कितना, 22% विश्व की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। बोधि पहल लिया गया, सचिवालय का है तो ढाका में, बैंकॉक विजन अडॉप्ट किया गया 2030। तो ये सारे इससे रिलेटेड फैक्ट हुए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में याद रखना है कि कहाँ हुआ था, तो बैंकॉक। बिम्स्टेक आया, बी से बिम्स्टेक और बी से बैंकॉक, तो ये याद रखना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि है अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगे थे सुप्रीम कोर्ट से, इशू हुआ था गवर्नर रिलेटेड, जो तमिलनाडु गवर्नर के यहाँ बिल पेंडिंग था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। तो इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट कितने क्वेश्चन पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट बीपीएससी पूछ सकती है। तो इसमें क्या है कि 14 क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, और वो भी कौन से आर्टिकल के अंदर में, तो 143 तो सबको पता होगा, 1 2 3 अगर क्लॉज देगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 143 1 क्लॉज, इसके अंडर में प्रेसिडेंट 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। उसके बाद क्या है, हाँ अगर ये पूछें तो इसकी 143 1 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, इसके लिए बाध्य नहीं है। और वही अगर 143 2 के अंडर में पूछे जाए, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगे सुप्रीम कोर्ट से और वो किस मैटर को हैंड से डील करता है, तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट से डील करता है 143 2, जिसके अंदर में कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अपना एडवाइस देने के लिए। ठीक, आर्टिकल 143(2) used for pre-constitutional treaty and agreement, under it Supreme Court is bound to tender its opinion। इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये अभी तक कितनी बार सुप्रीम प्रेसिडेंट ने इसको यूज किया है अपने, मतलब वो कितनी बार एडवाइजरी मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये अभी तक 15 बार प्रेसिडेंट ने इस पावर को अपने यूज किया है 1950 से अभी तक। तो ये क्या है, 15 बार यूज किया और क्वेश्चन कितना पूछा गया है, तो 14। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन 14 पूछा गया और 15 बार अभी तक प्रेसिडेंट ने इस पावर को यूज किया। ठीक, और कुछ और फैक्ट है जैसे कि 145(3) कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर कोई मैटर रेफर किया गया आर्टिकल 143 के अंडर में, तो उसको मिनिमम 5 जज बेंच ही सुनवाई करेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ही वो मैटर जाना चाहिए। वही सारा यहाँ पे भी लिखा गया कि अब तक 15 बार सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग चुके हैं और राय दे भी सकते नहीं दे सकते। 14 क्वेश्चन पूछा गया, सारा वही है जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया हिंदी में। तो अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अभी इकोनॉमिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी मई मंथ में लोवेस्ट इन्फ्लेशन रहा है, तो कितना इन्फ्लेशन रहा है ये याद होना चाहिए। सीपीआई बेस्ड अभी लोवेस्ट था कितना, तो 2.82, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ये हो जा रहा है, फैक्चुअल डेटा है। इकोनॉमिक्स में खासकर बीपीएससी कन्वेंशनल तो नई क्वेश्चन पूछती है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। तो ये क्या है कि अभी लोवेस्ट इन्फ्लेशन था 2.82 मई मंथ में। फिर फूड इन्फ्लेशन कितना था, तो वो भी 0.99, ये भी कम ही था।
और इसमें अगर कुछ अगर लॉजिकल या कन्वेंशनल टाइप स्टेटमेंट बेस या कंपैरिजन बेस बना दें तो पूछ सकती है कि इन्फ्लेशन अर्बन ज़्यादा था या रूरल। तो जो इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड था वो अर्बन ज़्यादा था, रूरल कम था। लेकिन वही फूड इन्फ्लेशन पूछ दे तो फूड इन्फ्लेशन क्या है कि रूरल ज़्यादा था, गाँवों में जो था खाने वाले वस्तुओं का कीमत ज़्यादा था, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया था। तो ये फूड इन्फ्लेशन अगर पूछे तो वो गांव में ज़्यादा था। अगर नॉर्मल सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन पूछे तो अर्बन इन्फ्लेशन मतलब शहरों में इन्फ्लेशन ज़्यादा था। तो ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तो यही है, डेटा दोनों याद रखना। अगर अप्रैल मंथ का पूछ दे तो 3.26% था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं जो कि है सेंसस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन। सेंसस अभी अनाउंस हुआ था तो 2027 में होना है सेंसस। ठीक, अभी इसका थीम क्या है ये इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, ये थीम है। और इसको कब नोटिफाई किया गया? तो इसको 16 जून 2025 को नोटिफाई किया। कौन किया? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 ऑन 16 जून 2025, 16 जून 2025 को इसको नोटिफाई किया है। और फर्स्ट का सेंसस स्टार्ट कब से होगा? तो 1 मार्च 2027 से। कुछ अगर स्टेट को छोड़ दे जिसमें कि 1 अक्टूबर से ही 1 अक्टूबर 2026 से ही स्टार्ट होना है, जैसे कि लद्दाख या हिली ट्रेन जो है जहाँ पे मौसम अच्छा नहीं रहेगा मार्च के आसपास, तो उस वैसे जगहों पे पहले ही अक्टूबर में ही वहाँ पे सेंसस हो जाएगा स्टार्ट। हाँ, तो इसमें इस बार के सेंसस में क्या इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट डिसाइड किया कि कास्ट डेटा को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसको भी पब्लिश किया जाएगा। हाँ, तो सेंसस का ये नंबर का बात करें कि ये कौन से नंबर का सेंसस था, तो अगर टोटल देखें तो टोटल के अकॉर्डिंग ये 16th नंबर था सिंस स्टार्ट। बट ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था? तो 8th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो याद रखना है स्टार्ट से कितना है तो 16 और इंडिपेंडेंस के बाद से देखें तो कितना है 8। ठीक है, अभी इसको अनाउंस कौन किया था? तो सेंसस कमिश्नर या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है, आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने ही अभी अनाउंस किया था 16 जून 2025 को। ठीक, ये आपको फर्स्ट कंप्लीटली डिजिटल सेंसस होने वाला है। ठीक, अभी ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था? तो डेट पहले तो इम्पोर्टेंट था, थीम इम्पोर्टेंट था जन भागीदारी से जन कल्याण, फिर कास्ट डेटा भी इंक्लूड होगा, स्टार्ट कब से होगा, ठीक, नंबर 16th है सिंस स्टार्ट एंड 8th है आफ्टर इंडिपेंडेंस। वही चीज़ें आपको हिंदी में भी लिखी है 16th एंड 8वीं पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना और 16 जून 2025 को। तो ये सारा इसमें इम्पोर्टेंट कवर किया है, इसको आप नोट कर सकते हैं या पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू कौन करता है? तो इशू करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बार का थीम क्या था? तो थीम याद रखना, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो एआई से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज को अनवील करने के लिए ये अपना उससे रिलेटेड थीम रखा गया है इस बार का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। पसंद का मामला, एआई के युग में लोग और संभावना है। ठीक, इंडिया का रैंकिंग क्या है? तो इस बार का रैंकिंग 113th था, पहले से 3 रैंक सुधार हुआ है। लास्ट 2024 में लास्ट ईयर कितना था? तो 133। इंडिया का स्कोर कितना रहा? तो ये इम्पोर्टेंट है, स्कोर रहा 0.685। ये इम्पोर्टेंट है, ये मतलब डेटा वाइज पूछ सकती है। बाकी टॉप कंट्री कौन है? तो आइसलैंड है। इसके बाद सेकंड टॉप तो नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके अकॉर्डिंग, एचडीआर के अकॉर्डिंग अभी कितना है? 72 ईयर है, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का। ठीक, और नेशनल ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना तक है?
तो ये 9,046.76 पीपीपी है। तो इसमें क्या याद रखना है, मेन तो रैंकिंग है, स्कोर है, कौन फर्स्ट था और बाकी थीम। तो ये सारे इससे रिलेटेड पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ अभी हाल ही में ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दिया गया, जिनका नाम है मारियांगेला हंगरिया। मारियांगेला हंगरिया। क्यों? फॉर देयर वर्क इन रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। वो केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को मिनिमम करने के लिए वो काम किए, जिसके लिए उनको कि वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया? तो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था, जो कि इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट थे, जिनका कि इम्पोर्टेंट रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ये प्राइज देता कौन है? तो ये देता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इसको देता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1986 में नवंबर। इतना इम्पोर्टेंट, इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, किस अभी तक इंडियन को फर्स्ट कौन थे पाने वाले? तो एम एस स्वामीनाथन। और कौन देता है और किसको मिला, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसको मिला और क्यों मिला, उनका वर्क क्या क्या था, ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखना। प्राइज मनी इसमें $5 लाख का होता है। तो वहीं हिंदी में भी है, मारियांगेला हंगरिया को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने में योगदान के लिए दिया गया। ठीक, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि हाल ही में कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कौन सा हेल्थ असेंबली था? तो ये 78 था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। थीम क्या था? तो थीम था वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ये क्या, इस असेंबली में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ? तो इसमें हुआ कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया। तो इसमें क्या हुआ? वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया 20 मई 2025 को। तो ये सेकेंड बाइंडिंग एग्रीमेंट होने जा रहा है WHO का। इसके पहले क्या था कि टोबैको एग्रीमेंट एक हुआ था WHO का, जो कि वही एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। अभी इस पे सिग्नेचर के लिए इसको रखा गया है और उसके बाद ये लीगली इन्फोर्स होगा। तो ये कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। थीम क्या था? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। और 20 मई 2025 को विश्व का पहला महामारी समझौता अपनाया गया। डेट याद रखना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है तियानवे-2 मिशन, जो कि चाइना लॉन्च किया लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? तो कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल फ्रॉम नियर अर्थ एस्टेरॉयड कामो ओलेवा से 2027 तक ये सैंपल को कलेक्ट करेगा और रिटर्न लाएगा पृथ्वी पर स्टडी के लिए। तो ये 93 मिशन कौन लॉन्च किया? चाइना। पर्पस क्या था? तो एस्टेरॉयड कामो ओलेवा से सैंपल को रिटर्न लाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। और लास्ट अपना टॉपिक है लॉन्ग टॉपिक में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अभी फ़िलहाल में बिहार गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की है अंतिचक विलेज, जो कलगांव के पास है भागलपुर में। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे अनाउंस किए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द प्लान इन 2015 में अनाउंस किए थे और अलॉट किए थे 500 करोड़ इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और स्टैटिक कुछ इससे इम्पोर्टेंट देखें। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पे इस्टेब्लिश होने जा रहा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अगर भागलपुर ना दे के उसमें अलग अलग विलेज का नाम भी दे दे, तब कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये अंतिचक विलेज याद रखना है। और कौन ने इसको इस्टेब्लिश किया? तो किंग धर्मपाल इसको इस्टेब्लिश किए थे। और डिस्ट्रॉय कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी 1203 में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। यहाँ पे वज्रयान से रिलेटेड भी एजुकेशन दिए जाते थे। और ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी, जिसमें कि किंग ही जो थे वो चांसलर थे। तो ये फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला ही थी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो अपना इम्पोर्टेंट वन लाइनर है
उनको देखते हैं। ठीक। तो अभी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज किया? आईएमएफ। इंडिया का रैंकिंग क्या है? तो 72 है, ये इंपॉर्टेंट है 72, और स्कोर क्या रहा? तो 0.49। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन लॉन्च किया, कौन रिलीज करता है? तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। 20th यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट अभी हाल ही में हुआ, वो कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क यूएसए। 20 था ये, 20th यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क यूएसए। तसपारा चू कंजर्वेशन रिजर्व, अभी हाल ही में इसको कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है घोषित किया गया, जो कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व ये है इंडिया का। तो तसपारा तसराप चू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करता है। अभी चागोस आइलैंड न्यूज में था, जिसको जो कि मॉरिशस को दे दिया गया है, इसको ये इस पे अभी तक जो थे ब्रिटिश का रूल था, तो उन्होंने इसको मॉरिशस को सौंप दिया और फिर इसको 99 ईयर के लिए लीज पे लिया। तो चागोस आइलैंड इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंद महासागर में है। कहाँ पे है? तो मॉरिशस में। फिर जीनियस एक्ट है, तो जीनियस एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये यूएसए में पास हुआ है। ठीक। यूएसए में इसका पास करने का क्या था, क्या इसका रोल है, क्या पर्पस है? तो ये क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन इथेरियम है, इस सबको रेगुलेट करने का पर्पस से इसको लाया गया जीनियस एक्ट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ लाया गया और पर्पस क्या है। फिर वही बात है, एआई तैयारी सूचकांक आईएमएफ, बाकी वही हिंदी में है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट है, इंडिया ने एलिमिनेट किया है ट्रेकोमा बैक्टीरियल आई डिजीज है। डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने ट्रेकोमा को अभी एलिमिनेट कर दिया। कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, वुमेन द्वारा लॉन्च किया गया कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव। फर्स्ट विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि सोलर पावर से चलता है, कहाँ कौन सा बना है अभी हाल ही में? तो ये दिल्ली बना है। दिल्ली फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रन ऑन सोलर पावर इज दिल्ली असेंबली। याला ग्लेशियर जिसको कि अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया डेट, ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये नेपाल में लोकेटेड है, लांगतांग वैली। तो याला ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लाइमेट के कारण ये धीरे धीरे इसका ग्लेशियर रिट्रीट होते जा रहा है, तो इसको अभी डिक्लेयर किया गया डेड। कहाँ है? नेपाल में है। फिर कांडियापा एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया हाल ही में। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये केरला से है। केरला का ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया। फिर अभी ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया, इंडिया ने चलाया ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए म्यांमार को। तो ये याद रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड है? तो ह्यूमैनिटेरियन एंड जो इंडिया ने म्यांमार को अर्थक्वेक के टाइम पे दिया था, जिसका कि सेंटर कहाँ था? तो मांडले था ईपी सेंटर। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, कहाँ पर्पस क्या था उसका? ऑपरेशन सिंधु का तो उसका पर्पस था वो स्टूडेंट्स को लाने के लिए, या ईरान से इवैक्यूएशन का जो था वो पर्पस था ऑपरेशन सिंधु का। ठीक। अभी बेड मैप किससे रिलेटेड है? तो ये क्या है? अंटार्कटिक आइस थिकनेस एंड टोपोग्राफी से रिलेटेड जो डेटाबेस, और इसको कलेक्ट करेगा, न्यू मैप और डेटाबेस बनाएगा अंटार्कटिक आइस थिकनेस एंड बेड टोपोग्राफी से रिलेटेड। तो बेड मतलब नीचे का, और मैप तो वही नीचे के जितना भी टोपोग्राफी है समुद्र अंटार्कटिक के नीचे के, उससे रिलेटेड ये स्टडी करके डेटाबेस बनाने का काम करेगा। ठीक। उसके बाद देखें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिसेंटली अवार्ड किसको दिया गया? तो हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, किसको? बानू मुश्ताक को। ये जो है ट्रांसलेट किया ये कन्नड़ बुक है, जिसको ट्रांसलेट किया गया दीपा बस्ती के द्वारा, इसको ट्रांसलेट किया गया। तो बुकर प्राइज किसको दिया गया? बानू मुश्ताक को फॉर दियर वर्क
हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर गोल्डन डोम किससे रिलेटेड होता है, तो ये यूएसए का मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, इंडिया का सुदर्शन S-400 भी बोलते हैं, तो वैसे ही ये गोल्डन डोम किसका है, तो ये यूएसए का है, मल्टीलेटरल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिर ओपन, अभी हाल ही में ओपन हवाक HAWK इसको चलाया गया सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल एब्यूज को रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट में चलाया गया ओपन हवाक बाय सीबीआई अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल एब्यूज। फिर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है सनबर्ड। सनबर्ड क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन पावर रॉकेट है कंस्ट्रक्टेड बाय पल्सर फ्यूजन, एक ब्रिटिश स्टार्टअप है। तो पल्सर फ्यूजन ने एक सनबर्ड बनाया है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि सनबर्ड क्या है, बीपीएससी पूछ सकता है कि सनबर्ड किस चीज़ से संबंधित है। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड नाभिकीय संलयन से ऊर्जा से बना एक रॉकेट है, ठीक, सनबर्ड। और कौन बनाया, तो पल्सर फ्यूजन ब्रिटिश स्टार्टअप। 3 गॉज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप जिसका अपर्चर 3.2 मीटर है, ये कौन लॉन्च किया गया, तो चाइना ने लॉन्च किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर जीके है कि 3 गॉज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप कौन लॉन्च किया, तो चाइना। फिर अभी हाल ही में 115th इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन हुआ, वो कहाँ हुआ, ताशकंद उज्बेकिस्तान। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें कि हमारे यहाँ से गए थे पार्लियामेंट्री एंड चेयरमैन, जो स्पीकर हमारे हैं ओम बिरला, वो भी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। वहीं बाकी ये सब हिंदी में है कि भारत ने ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया, महिला आयोग, कैंपस कॉलिंग इनिशिएटिव, सेम चीज़ों को हिंदी में भी लिखा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मई मंथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने ट्राई किया कवर करने का। बाकी अगर कुछ रिमेनिंग होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो वो अगर हमको कोई इम्पोर्टेंट लगा तो लास्ट में मिसलेनियस करके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो कि अगर मंथ वाइज के कोई टॉपिक छूटा होगा तो उसको भी कवर करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कुछ सजेशन दें रिलेटेड जिससे कि वीडियो में कुछ और सुधार किया जा सके, स्ट्रक्चर वाइज या नरेशन, या जैसे भी आपको लगे कि वीडियो में कुछ सुधार हो सकता है, कंटेंट में सुधार कर सकता है, तो आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको ग्रुप में शेयर करें, जितने भी बीपीएससी रिलेटेड ग्रुप्स है उसमें शेयर करें। और आप अपना स्टडी पे फोकस बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। धन्यवाद।